नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। अभय दुबे जी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ज्ञानेश कुमार को भी चचा क्यों कहने लगा। पहले ट्रम्प चचा कहता था, फिर मैंने उनको समझाया कि मोदी जी का रिश्ता क्या है। लोग कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार के माथे पे लिखा है मोदी, मोहर तो बहाना है, मोदी जी असली निशाना है। क्या कारण है? चुनाव आयोग की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में संजय राउत जी की किताब के विमोचन पर अरविंद केजरीवाल, कपिल सिब्बल ने कहा, यह सबसे नाजुक विषय है, सबको एकजुट होना चाहिए। ज्ञानेश कुमार की लंका पर गहल भेजी क्या बोले, ले चलता हूं सीधा उनके पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अभय जी, चुनाव आयोग बिल्कुल गुस्से में। ज्ञानेश अंकल को बड़ा गुस्सा आ गया, एक लेटर वायरल हो गया। उस लेटर के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है, लेकिन चुनाव आयोग का एक अधिकारी सस्पेंड हो गया। बीजेपी की मोहर लगी हुई है। अब वैसे तो सब लोग कह रहे हैं कि ज्ञानेश अंकल के माथे पे लगी है, ज्ञानेश चचा के माथे पे ही मोदी जी की मोहर लगी है, लेकिन धड़ाधड़ पुलिस नोटिस दे रही है कि भैया जिन ने ट्वीट किया ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप फिर हंसेंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा, जब बुरा वक्त आता है तो ऊँट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। ये लेकिन ये चिट्ठी चुनाव बताइए, आयोग की। आप लोगों को चचा फौरन बना लेते हैं। आपने ट्रम्प को भी चचा बना लिया और वो आज भाई है आपने ना, ज्ञानेश जी वो को चचा बना लिया। ट्रम्प तो मोदी जी के बड़े भाई हैं और ये मोदी जी के हाँ, छोटे भाई हैं, तो रिश्तेदारी हो गई आप ना। चचा हुए, इस ज्ञानेश लिहाज से से आप लेकर चचा हुए। ज्ञानेश से लेकर ट्रम्प तक का सफर। तो मुझे लगता है कि जब वो इजराइल को फादरलैंड बना सकते हैं, तो मैं चचा तो बना ही सकता हूँ ना। तो ये जो है, ये मोहर का क्या मामला है चुनाव आयोग का, समस्या समझ में नहीं आ रही है। देखिए, ये मैंने भी इस सवेरे से इस पे थोड़ा-सा गौर किया है और मेरे पास कुछ सवाल है इस मामले में। आपकी इजाज़त हो तो मैं उन सवालों को रख सकता हूँ जी आपके बिल्कुल सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि ये मार्च के महीने में 2019 को ये खत चुनाव आयोग ने लिखा था। इतनी पुरानी बात है। 2024 का चुनाव और हो गया बीच में, हैं? मार्च 2019 को ये खत लिखा गया था और इस खत के नीचे दस्तखत हैं तत्कालीन तभी चुनाव आयोग के जो सेक्रेटरी थे मिस्टर भूतिया, उनके दस्तखत हैं उनके। केएन भूतिया या एनके भूतिया उनके दस्तखत हैं उसमें। और फिर उसपे कोने में एक पीले रंग की मोहर लगी हुई है जो कि केरल बीजेपी की मोहर है। और उस खत को पढ़ने से ज़ाहिर है कि वो देश में सभी जितने भी प्रदेशों में चुनाव आयोग के प्रतिनिधि हैं, सीईओ हैं वगैरह, उन सबको भेजा गया है। देश की हर राष्ट्रीय पार्टी को भेजा गया है खत वो और देश की हर राज्य स्तरीय पार्टी को भेजा गया है। इसका सीधा मतलब है कि जो खत, जो कॉपीज़, जो उसकी प्रतियाँ इन सब लोगों को भेजी गई हैं, उनमें वो केरल वाली मुहर, केरल बीजेपी की मोहर नहीं होगी। अगर उनमें केरल बीजेपी की मोहर होती तो ये अभी तक बात कहाँ रुकती? ये तो अभी तक जाने कितने बार प्रकट हो चुकी होती। ये बात अभी प्रकट हुई है, इसका मतलब है कि निर्वाचन सदन में जो फाइल रखी है, उसमें जो कागज लगा है, उसके ऊपर ये केरल बीजेपी की मोहर लगी हुई है। अब ज्ञानेश जी को ये पता लगाना चाहिए कि निर्वाचन सदन की फाइल में वो मोहर कैसे आ गई, जबकि इसकी प्रतियां जो बाहर गई थी, बाकी सारे देश में गई थी जो, उनके ऊपर बीजेपी की मोहर नहीं थी। और अगर उनके ऊपर भी बीजेपी की मोहर थी, तो इसका मतलब सब जमाना अंधा है फिर तो। किसी ने नहीं पकड़ा उसको। अच्छा, अब मैं आता हूं दूसरी बात के ऊपर। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था तीसरी वाली में कि हमारे आदमी चुनाव आयोग में हैं और वो सारा हमें पता हम पता लगा लेते हैं चुनाव ज्ञानेश कुमार जी क्या कर रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से ये निकली है फाइल में से, ये उसकी फोटोग्राफ निकला है उसका, इसका राहुल गांधी की बात याद आती है कि हमारे आदमी वहां पे हैं। तो इससे चुनाव आयोग की और ज्यादा बदनामी हो गई है। जो विपक्ष ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं और अभी तो महाभियोग संसद में उस पर बहस होगी, तो फिर इसका भी चर्चा होगी कि भाई इनके यहाँ तो जो निर्वाचन सदन की फाइलें हैं, उन फाइलों के ऊपर बीजेपी की मोहर लगी हुई है। केवल उनके एक अधिकारी को सस्पेंड कर देने से थोड़ा काम चलेगा। भाई आखिरकार कैसे, या तो कोई कोई कर्मचारी चुनाव आयोग का बीजेपी की मोहर जेब में रख के वहां गया और उसने किसी गलत इरादे से या किसी गुप्त इरादे से एक कागज के ऊपर मोहर लगाई, क्यों लगाई, क्या लगाई, इस बात का पता लगाना चाहिए। मोहर लगाने के बाद उस कागज का क्या इस्तेमाल हुआ, इस बात का पता लगाना चाहिए।
किसी एक व्यक्ति के दरवाजे पे ठीकरा फोड़ देना और उसको सस्पेंड कर देने से थोड़ा काम चलेगा। देखिए, मसला बहुत गंभीर है और चुनाव आयोग की पहले से गिरी हुई प्रतिष्ठा को ये और भी ज्यादा गिरा देता है। आपको याद होगा संजय जी कि जब एसआईआर वाला ये प्रपंच नहीं शुरू हुआ था, उससे पहले आमतौर पर विपक्ष ये आरोप लगाता था कि भाई ईवीएम हैक हो सकती है या होती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी, ईवीएम वीवीपैट का ये सब जो चक्कर है, ये चक्कर साफ सुथरा नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है, ये आरोप लगाता था। तो अक्सर चुनाव के दौरान जब मतदान होने को होता था, उससे कुछ पहले इस तरह की खबरें आती थी कि फलाने जगह की ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसमें जब भी कोई भी बटन दबाओ, वो बटन बीजेपी को वोट निकलता है। तो वहां के पीठासीन अधिकारी कहते थे कुछ उसमें तकनीकी गड़बड़ी हो गई, हम इसकी मरम्मत करा रहे हैं या ईवीएम बदल देंगे वगैरह, ये सब बातें होती थी। ऐसी अक्सर आती थी खबरें। इन खबरों में एक समानता थी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आए, समानता ये थी कि जो ईवीएम में जो मेल फंक्शन था, जो गड़बड़ी थी, उसका लाभार्थी केवल एक ही पार्टी होती थी, बीजेपी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कमल पे बटन दबाया जाए और उसमें हाथ पे वोट निकल आए, या कमल पे बटन दबा दे साइकिल पे वोट निकल आए। ऐसा कभी नहीं होता था। यही होता था कि किसी दूसरी पार्टी में बटन दबाओ तो बीजेपी का वोट निकलता था। तो मैंने इस बात को कहा कई बार, मैंने कहा ऐसा क्यों है कि ईवीएम में जो गड़बड़ी होती है, उस गड़बड़ी की लाभार्थी हमेशा एक ही पार्टी होती है। ये भी एक है मसला, इसको मेरे ख्याल से विपक्ष के सांसदों वगैरह को जब महाभियोग पे बहस हो तो उसमें उठाना चाहिए। उसके साथ ये मसला और जुड़ गया कि निर्वाचन सदन की फाइलों में जो कागज लगा हुआ है उसमें बीजेपी की मोहर है। ये मसला बहुत गंभीर है और ये चुनाव आयोग के खिलाफ जो महाभियोग चलने वाला है वो उस महाभियोग की धार को और तीखा कर देता है। देखो ठीक बात है, बीच में इतनी बुरी तरह से सोशल मीडिया के पीछे सरकार पड़ गई है। यूट्यूब बैन, इंस्टाग्राम की रील बैन, हमारे एंकर फिजा की रील बैन कर दी गई, हमारा एक चैनल बंद कर दिया गया, फेसबुक अकाउंट बंद। और कल दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, संजय राउत जी की किताब का विमोचन हुआ। मंच पर टीएमसी के दो सांसद थे, कपिल सिब्बल जी थे, अरविंद केजरीवाल था, मैं था, संजय सिंह जी थे। एक बात सबके सामने नजर आई और सबने इस बात से कहा कि अब वक्त आ गया है कि सब विपक्ष को एक होना चाहिए, वरना चुनाव आयोग और ईडी मिलके इस लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। किताब भी बहुत शानदार लिखी है संजय राउत जी ने, और वहां पे ये बात सामने आई कि ये वक्त जो है वो इस बात का है। और तारीफ भी इस बात की थी, मैंने तो अपने भाषण में ये कहा कि रामाराव लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। इस डाइस पे बैठे हुए सारे सांसद गवाह हैं, नेता गवाह हैं कि इन्होंने सड़क भी सूनी नहीं होने दी और संसद भी आवारा नहीं होने दी। लेकिन नेताओं का कहना ये था, नेताओं का, सबका प्रबुद्ध नेताओं का कहना ये था कि कम से कम अब लगने लगा है कि मोदी सरकार डरने लगी है। केजरीवाल जी ने कहा कि उनके ऊपर गिरफ्तारी के बाद और ये जब फैसला है उसके बाद से किसी भी बड़े नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि समझ में आ गया जनता को ये गलत तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि सरकार वाकई में डर गई है, तभी सोशल मीडिया पे कार्रवाई हो रही है, नेताओं से डरी हुई है सरकार? क्या इन नेताओं की बात सही लगती है आपको जो कहा मैं गया ये वहां? मानता हूं कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन के पहले दौर में है। दमन तो शुरू हो गया है। आपके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, 4PM चैनल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और तमाम पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लोगों को जो गैस की किल्लत है उसके बारे में बात नहीं करने दी जा रही है, उसके बारे में जनता से बात नहीं करने दी जा रही है। तो दमन का पहला दौर शुरू हो गया है। अब सरकार दमन के दूसरे दौर में, यानी जब गिरफ्तारियां वगैरह होने लगेंगी, दफ्तरों को बंद किया जाने लगेगा, सरकार ताले मारने लगेगी, घरों की, दफ्तरों की कुर्कियां होने लगेंगी और हम सब लोगों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाइयां होने लगेंगी, हम लोगों को जेलों में डाल दिया जाएगा। दमन का दूसरा दौर ये होगा, दूसरा या तीसरा दौर होगा। तो पहले दौर में तो सरकार जिस तरह की कार्रवाइयां करके डराना चाहती है वो लगातार कर रही है। अब देखिए आगे कहां कहां ये बात जाती है, लेकिन दमन तो निश्चित रूप से सरकार ने शुरू कर दिया है और उसको इसमें अब कोई शर्मो हया नहीं है, खुल के कर रही है। और यही चीज जो है वो चौंकाती है, जब सरकार इतने खुलकर सामने आ गई है, उसको लगता है कोई हमारा कुछ नहीं कर लेगा, केवल हमारे समर्थन वाले पत्रकार ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रह पाएंगे, जो लोग हमारे आलोचक हैं उनको हम सक्रिय नहीं रहने देंगे। क्या ऐसा होता है लोकतंत्र में, सरकारें जब जब अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करना चाहती हैं तो आपको लगता है जनता खामोशी से ये सब होते हुए देखती रहती है, या फिर एक बड़ा विद्रोह की कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि बनती है, लोगों को गुस्सा आता है, आप अंदर के विद्रोह आंदोलन कहते हैं, आप पहले भी इस बात को कह चुके हैं कई बार, जिस चीज को आप विद्रोह कहते हैं,
विद्रोह जनता से कराने के लिए उनको उस तर्ज के ऊपर उनको गोलबंद करना पड़ता है। शांतिपूर्वक विद्रोह, गांधी जी की हाँ, तरह। हाँ, वही, हाँ, वो शांतिपूर्वक ही सही, यानी सड़कों पे निकाला, आप ये कह रहे हैं सड़कों पे निकलें, लोग जुलूस निकालें, धरना दें, प्रदर्शन करें वगैरह, यही सब तो कह रहे हैं ना आप हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल शांतिपूर्ण करिए। पता चला कि सरकार कल इसी बात को ये लेकर मुझ पे मुकदमा कर दे कि मैं जनता को भड़का रहा हूँ। भरोसा नहीं है। इसके लिए विपक्ष को कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। विपक्ष को कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, वो अपने जनाधार की मदद से, अपनी कार्यकर्ता पंक्ति की मदद से लोगों को गोलबंद करना पड़ेगा। और जब धीरे-धीरे करके लोग सड़क पे निकलेंगे, फिर सरकार के साथ टकराव में आएँगे, लोगों को अपना नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, पार्टियों को अपना नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार करना रहना पड़ेगा। तुरंत उनके ऊपर अराजकता का आरोप लगेगा सबके ऊपर, और फिर कानून अपना काम करेगा, मुकदमे लगाए जाएँगे, ये सब होगा। ये सारी प्रक्रिया चलेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार आपको ये सब करने देगी चुपचाप बैठ के, कि आप प्रदर्शन करते रहें और वो सरकार चलाती रहे, ऐसा नहीं होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो सरकार के पास भी कुछ ना कुछ करने की डिजाइन होती है, और सरकारें दमन करने में माहिर होती हैं। उनका पहला काम होता है कि अपनी सत्ता की कैसे रक्षा करें। तो वो तो जब उनकी सत्ता पे आंच आएगी, वो तो अब पलट के आक्रमण करेंगी। बिल्कुल ठीक बात है, और ये लग भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सर। ये थे अभय द्विवेदी जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। अभय द्विवेदी जी की बातें लोकतंत्र को बचाने में, लोकतंत्र को जिंदा रखने में बहुत मदद करती है।